नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामवीर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जैसलमेर की गलियां। दोस्तों, आज मैं आपको मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों के बारे में बताने जा रहा हूं कि इन 9 साल के अंदर मोदी सरकार ने क्या किया है। तो इतने सारे क्षेत्रों को एक वीडियो में बताना संभव नहीं है। हम प्रत्येक दिन आपको एक एक क्षेत्र की उपलब्धियों के बारे में बताते रहेंगे। तो पहले आज हम बात करते हैं कि भारत के रक्षा क्षेत्र में मोदी सरकार की कितनी उपलब्धियां रहीं और क्या कुछ किया है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट रक्षा क्षेत्र होता है। कोई भी देश यदि मजबूत है, एक शक्ति है, तो उस देश में दुनिया के देशों के लोग अपना निवेश करते हैं और वो ये सोचते हैं कि ये देश ताकतवर है और इसमें हमारा जो धन लगा रहे हैं, फैक्ट्री लगा रहे हैं, वो सुरक्षित रहेगी। इसको इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि आप अपना कहीं घर या फैक्ट्री लगाना चाहें तो देश के उन क्षेत्रों में जाना पसंद करेंगे जो सबसे सुरक्षित हैं, क्योंकि आपका निवेश सुरक्षित रहे और आपका घर भी सुरक्षित रहे। तो अगर हम भारत की बात करें तो देखिए, यूपी और बिहार में सबसे सस्ती लेबर है, लेकिन वहाँ पर फैक्ट्रियाँ बहुत कम लगती हैं, निवेश बहुत कम होता है। सबसे ज़्यादा निवेश कहाँ होता है? महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटका में, क्योंकि यहाँ पर सबसे सुरक्षित एरिया है और लेबर चाहे भले ही महंगी हो, लेकिन जो धन लगा रहे हैं वो सुरक्षित तो रहेगा। इसी प्रकार से दुनिया के निवेशक उन देशों में ज़्यादा निवेश करते हैं जो कि सुरक्षा की दृष्टि से अति सुरक्षित क्षेत्र माने जाते हैं। जैसे कि हम स्वीडन, ब्रिटेन और अमेरिका, कनाडा इनकी बात करें तो इनमें दुनिया के सारे देश अपनी फैक्ट्रियां लगाते हैं और ये देश उसी से तरक्की करते हैं। लेकिन भारत अगर चाहता है कि दुनिया के देश यहाँ पर फैक्ट्री लगाएं, तो भारत को ऐसी शक्ति बनना पड़ेगा कि आसपास के देश भारत की तरफ आंख उठाकर न देख सकें और जो दुनिया के लोग भारत में अपना धन लगा रहे हैं, फैक्ट्री लगा रहे हैं, वो सुरक्षित रहे। इसीलिए मोदी सरकार ने रक्षा क्षेत्र में इतना काम किया है कि पिछले 60-70 सालों के भारत के अंदर कभी नहीं किया। एक सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि आज भारत न सिर्फ अपनी ज़रूरत का रक्षा उपकरण बना रहा है, बल्कि दूसरे देशों को बेच रहा है। लेकिन आज भी भारत दुनिया का सबसे बड़ा आयातक देश बना हुआ है। ये आपको कुछ अजीब सा लगेगा कि आज भारत 60 से 70% जो रक्षा उपकरण है खुद बना रहा है, फिर भी भारत दुनिया का सबसे बड़ा आयातक है। इसका एक कारण है। देखिए, भारत अभी तक जो भारत में छोटी चीज़ें बनती रही थी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट में खर्च होता है वो होते हैं फाइटर प्लेन, जो कि भारत अभी इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं हो पाया था। ये पहला कदम है जब तेजस ने उड़ान भरी है और अभी एम का आने वाला है, एडवांस मीडियम, जो हमारा 5वीं पीढ़ी का विमान फाइटर प्लेन बनाया जा रहा है और वो भी 2030 या 32 तक भारत में आ जाएगा। फिर एकदम से भारत में रक्षा जो इंपोर्ट करते हैं उसकी कमी आएगी। लेकिन आपको मैं बता दूं, इन 9 साल के अंदर भारत का जहां 2014 में जो रक्षा निर्यात था वो कितना था? 680 करोड़, और 2022-23 में कितना पहुंच गया? 16,000 करोड़, यानी 23 गुना वृद्धि हुई है। प्रतिशत नहीं, 23 गुना वृद्धि दर्ज की है 9 साल के अंदर। अब देखो भारत में क्या क्या कुछ बन रहा है। देखिए, अगर हम बात करें, अर्जुन टैंक भारत में बन रहे हैं जो कि मुख्य युद्धक टैंक है। पहले हम T-90 टैंक पर निर्भर थे जो रसिया यूक्रेन से आता था। दूसरा, हेलीकॉप्टर हमारे यहाँ प्रचंड बन रहा है, लाइट ध्रुव बन रहा है। मिसाइलों की पूरी रेंज भारत में बनाई जा रही है, जो कि 3 किलोमीटर से लेकर के नाग अस्त्र जैसी छोटी मिसाइलों से लेकर के अभी जो अग्नि 5 का जो परीक्षण हुआ है उसका रेंज 6 से 7 हज़ार किलोमीटर है। अग्नि 6 भी ऐसा कहते हैं कि भारत ने बना लिया 12,000 किलोमीटर की। आकाश और पिनाका जैसी, अभी आप सोच रहे होंगे ये सारी चीज़ें तो ब्रह्मोस है, पहले से भारत के बहुत पहले से बन रहे थे प्रोजेक्ट। जी हाँ दोस्तों, ये भारत के बहुत पुराने प्रोजेक्ट हैं, लेकिन ये काफ़ी तो पूरे ही नहीं हो पाए, और पूरे हो भी गए थे तो उनकी टेक्नोलॉजी थी लेकिन उसकी फैक्ट्रियाँ नहीं लगाई गई थी। आज ये 9 साल के अंदर जो टेक्नोलॉजी हमारे पास उपलब्ध थी और जिस पे रिसर्च में बहुत सारा पैसा खर्च हुआ था, मोदी सरकार ने उनकी फैक्ट्रियाँ खुलवाई, प्राइवेट सेक्टर को लाए। टाटा है, रिलायंस है, महिंद्रा है,
तो जब इन कंपनियों को लाया गया, इनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की गई और ये आज ये बना रही हैं, अपने देश के लिए भी बना रही हैं और बाहर भी भेज रहा है। तो हमारे देश के ही कई राजनीतिज्ञ उन्होंने कहा था कि भाई ऐसी कंपनियों को ठेका क्यों दिया जिनको कभी कोई अनुभव ही नहीं है। भारत में किसी भी प्राइवेट कंपनी को किसी भी रक्षा उपकरण बनाने का कोई अनुभव नहीं था, कभी दिया ही नहीं गया, प्राइवेटाइजेशन हुआ ही नहीं। अब देगो ही नहीं तो अनुभव कैसे होगा इनको? पहली बार दिया है, अब काम कर लेंगे, एक प्रोजेक्ट पूरा कर देंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये बड़ी साजिश थी भारत के साथ में कि भारत हमेशा बाहर के उपकरणों को आयात करता रहे और ये नेता उसके पीछे जो कमीशन छुपा रहता था कमाते रहे। इनको देश की रक्षा या देश की तरक्की से कोई मतलब नहीं था। ये कहते हैं ना कि हाँ मोदी सरकार ने रोज़गार नहीं दिया, रोज़गार नहीं दिया। अरे ये तो कभी रोज़गार दे ही नहीं सकते थे, क्योंकि बाहर से सामान मंगा लेते थे, यहाँ तो बनता ही नहीं था और टैक्स का पैसा बाहर चला जाता था। तो जो चीज़ें अब भारत में बन रही है उससे रोज़गार डेवलप हो रहा है, हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं। तो रक्षा क्षेत्र में इतनी बड़ी उपलब्धि है कि 9 साल के अंदर 23 गुना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आज हम अपनी ज़रूरतों का, जो 2014 से पहले हम 30 से 40% खुद बनाते थे, 60 से 70% जो सामान था हम बाहर से मंगाते थे, आज ठीक उल्टा हो गया है। आज हम सिर्फ 30% ही आयात कर रहे हैं, 70% हम खुद बना रहे हैं अपनी रक्षा उपकरण। और ये 30% जो हम बाहर से मंगा रहे हैं, इसमें भी हम 90 तक पहुंच सकते हैं, ऐसी संभावना है। अब आने वाले जो साल हैं, 5 साल, इसके अंदर हमारा एडवांस जो मीडियम जो हम कहें कि M का बन रहा है ना, जो फाइटर प्लेन है, ये अद्भुत होगा। और जब ये बनने लग जाएगा तो उस समय हम 90% तक पहुंच जाएंगे। सिर्फ छोटे मोटे उपकरण हैं वो हम बाहर से मंगाने पड़ेंगे, बाकी हम सब कुछ बनाएंगे। जो राइफ़ल्स थी हम के इंपोर्ट करते थे बाहर से, कि 47 आर्मी यूज करती थी। उसके बाद इंसास भारत में बनी, उसके बाद अभी जो राइफ़ल अमेठी के अंदर बनती है 205 वो, और इसके अलावा भी नई नई राइफ़लें अभी और आई। DRDO बहुत अच्छा काम कर रहा है, हम चांद पर भी पहुंच गए। तो भारत में इन 9 साल के अंदर इतना अद्भुत काम हुआ है, लेकिन अभी कुछ काम ऐसे हैं जो कि इन 9 साल में हो जाने चाहिए थे, वो नहीं हो पाए। और वो कई 30-40 साल पुराने प्रोजेक्ट हैं, उसमें हज़ारों करोड़ रुपए हमारा खर्च हो चुका, लेकिन आज तक पूरे नहीं हो पाए। मैं आपको जैसे हम अभी तक जो सबसे बड़ा काम है वो नहीं कर पाए, वो है कि हम जेट इंजन नहीं बना पाए। कावेरी जेट इंजन पे 30 वर्षों से काम चल रहा है और जेट इंजन क्यों नहीं बना पाए? इसका ये कारण नहीं कि हमारे वैज्ञानिक के पास इतनी शक्ति नहीं कि वो बना सकें, जो साधन चाहिए वो मुहैया नहीं कराए गए। कावेरी इंजन के साथ क्या हुआ कि दुनिया का कोई भी देश ये नहीं चाहता था कि भारत जेट इंजन तैयार कर ले, क्योंकि भारत में जितने भी फाइटर प्लेन उड़ान भरते हैं वो सारे रसियन जो ओरिजिनेट है और रसिया से ही इंपोर्ट करते हैं। और एक बार जो फाइटर प्लेन हम किसी देश से मंगा लेते हैं तो हर 2-3 साल में उसके इंजन चेंज करने पड़ते हैं। तो इनकी रोजी रोटी लाइफ टाइम तक चलती रहती है जब तक इनके हम फाइटर प्लेन यूज करते हैं। और अपना हम अगर जेट इंजन बना लेंगे तो इंपोर्ट बंद हो जाएगा, इसलिए ये चाहते ही नहीं थे। तो कावेरी इंजन के साथ हुआ कि हमारे पास में कावेरी इंजन बना लिया, लेकिन परीक्षण के लिए रसिया भेजा जाता था और वहाँ पर हमेशा वहाँ से नेगेटिव रिपोर्ट आती थी। अब वो सही भेजते थे, गलत भेजते थे, ये पता नहीं। अब DRDO ने, हमारी जो एयरफोर्स है, उनसे कहा है कि अपना IL जो 76 है, एक जो ट्रांसपोर्ट विमान है, हमको दे दो, हम इसको कन्वर्ट करेंगे उसके अंदर परीक्षण, जो कावेरी इंजन है जेट इंजन, उसका परीक्षण उसमें लगा के कर सकें। तो रसिया नहीं भेजना पड़ेगा, हम 1 महीने के अंदर रिपोर्ट तैयार कर लेंगे। लेकिन 30 सालों के अंदर हमारे देश में अभी तक ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी कि हम जो इंजन बना रहे हैं उसका परीक्षण कर सकें, इसलिए डिले होता गया। और जो पैसा लगा था वो भी शायद, एक बार तो कावेरी पूरा बंद ही हो गया था। लेकिन मोदी सरकार जब से आई, मोदी सरकार ने कावेरी को फिर से बनाना शुरू किया और फिर से नए सिरे से इस कावेरी को बनाया जा रहा है। आए जो अब भारत में परीक्षण होगा और अब जितने उपकरण हैं कावेरी के वो सारे भारत में ही बने हुए हैं। तो हमें किसी अब जो परीक्षण होगा वो भी भारत में हो जाएगा। तो ये मुझे लग रहा है कि 4 साल के अंदर जब तक हमारा M का तैयार होगा तब तक हम कावेरी इंजन को भी बना लेंगे और पूर्ण रूप से कावेरी में अपने इंजन लगा सकेंगे। अब देखिए, बाहर से जो हम फाइटर प्लेन खरीदते हैं और उनके गोला बारूद वहाँ से खरीदने पड़ते हैं, इंजन खरीदने पड़ते हैं, तो वो बहुत महंगे पड़ते हैं। और युद्ध के समय अगर वो न दें तो हमारे फाइटर प्लेन ज़मीन पर ही खड़े रहेंगे, वो किसी काम के नहीं होंगे। ये बड़ी समस्या है। इसलिए
अपनी टेक्नोलॉजी, अपने फाइटर प्लेन, अपनी मिसाइलें, अपने टैंक, हेलीकॉप्टर बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई युद्ध जीतना है तो युद्ध जो उपकरण बनाते हैं उसमें हमको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, और हम विदेशों को भी अपने उपकरण बेचेंगे तो इससे जो हमारी विदेशी मुद्रा भी भारत को मिलेगी, इससे कि अन्य क्षेत्रों में विकास हो सकेगा। तो इतनी सारी उपलब्धियां हैं। अब देखिए, भारत में एक तो रक्षा निर्यात बढ़ गया। तेजस जो मार्क 1A है उसकी उड़ान सफल हो चुकी है, और कई हेलीकॉप्टर आ चुके हैं, मिसाइलों का परीक्षण हो चुका है, और नई टेक्नोलॉजी जैसे कि लेजर टेक्नोलॉजी है, और पता नहीं ड्रोन बन रहे हैं भारत में, और प्राइवेट सेक्टर बना रहे हैं, और छोटी मोटी तो मैं गिना नहीं सकता हूँ, जैसे कि हम बख्तरबंद गाड़ियाँ और हॉबित्सर तोप जो कि हम अमेरिका से इंपोर्ट करते थे वो टाटा बना के दे रही है। रिलायंस और महिंद्रा मिला के फाइटर प्लेन बनाने का प्लान कर रही है, ये एक नया प्लेन भारत को बना के देंगी। हेलीकॉप्टर वगैरह पता नहीं इतनी सारी चीज़ें भारत में बनने लगी हैं। और जब से पूरा एक जो हम कहें बुंदेलखंड का पूरा एरिया है वो जगह जगह एक जो रक्षा उपकरण जो बनाया जा रहा है, पूरा एक हब है, नई नई फैक्ट्रियों का लगातार शिलान्यास होता जा रहा है। तो भारत ने इतनी सारी रक्षा क्षेत्र में उपलब्धियां प्राप्त कर ली हैं 9 साल के अंदर कि भारत गर्व कर सकता है। भारत ने रक्षा क्षेत्र में अपना दबदबा कायम कर लिया है, लेकिन अभी भी भारत दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा उपकरण आयात करने वाला देश बना हुआ है। तो भारत को जल्दी ही बड़े फाइटर प्लेन को भी भारत में बना करके उन पे से अपनी आत्मनिर्भरता ख़त्म करके हम स्वयं के बनाएंगे, तभी हम दुनिया से हम टक्कर ले पाएंगे, भारत महाशक्ति बन पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, कल मैं आपको दूसरी कोई उपलब्धि की बात करूंगा, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।